हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हफ्ते का एक वीडियो तो कम से कम डालूंगा। इनिशियल प्लान था हफ्ते के 3 वीडियोस डालने का, पर क्योंकि अभी मेरा जो काम है वो थोड़ा सा इंटेंस मोड पे चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कराने की, आपका सिलेबस कंप्लीट करने की। खैर, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अ, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए नीट एग्जाम में जाने से पहले। जैसे कि इस साल का एग्जाम जो है 4 मई का है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और जितना भी हो सकेगा मैं डिलीवर करूंगा, और बाकी जून से मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बाय एंड ऑफ मई मेरी डिग्री मिल जाएगी मुझे। उसके बाद फिर मैं जो है पढ़ाना बहुत अच्छे से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने का वादा किया था। ये एक छोटा सा डायग्राम है, एआई जनरेटेड है, इसलिए डायग्राम की कितना एक्यूरेट है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक अच्छा ओवरव्यू दिख रहा है, विजन दिख रहा है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, या इस समय जो हम बात जिस चीज की बात कर रहे हैं, वो है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की सर्कुलेशन की बात करी हमने हमने बात करी। इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो पार्ट 4 था, अ, उसको वो थोड़ा लंबा वीडियो था। ये रिलेटिवली छोटा वीडियो रहेगा। पहली बात तो थैंक यू सो मच, मैं एक चीज बताना भूल गया। हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, थैंक यू सो मच। ये अचीवमेंट है मेरे लिए। जिसने भी 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया, उसके लिए 50 सब्सक्राइबर्स तक रीच करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी ने मुझे मोटिवेट किया है आज भी ये वीडियो डालने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, देखिए ये मैंने एक बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाया है। ये बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि किताबों में इससे बहुत बेहतर डायग्राम बन जाते हैं, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए। तो आपका जो डबल सर्कुलेशन का पार्ट है वो स्टार्ट होता है ब्लड वेसल्स के डिस्कशन से। उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की किताब में। उसी को मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लाने की कोशिश करा हूँ। देखते हैं कितना सही बैठता है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे दो तरह की हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं। और ये दोनों ही ब्लड वेसल्स 3 तरह की लेयर्स ऑफ सेल से बनी हुई हैं। अब आप याद करेंगे चैप्टर नंबर 7th आई थिंक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला जो चैप्टर है, उसमें जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स है, जिसमें स्क्वामस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एपिथेलियल सेल्स की बात होती है, हम उस चीज का ध्यान रखते हुए, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में डालते हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 लेयर्स की बेसिकली ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल बनी होती है, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वो वेन्स हो। ठीक है, यूनिया यूनिका इंटिमा यूनिका इंटिमा इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, एंड दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। मैंने रेड से दिखा भी रखा होगा आपको, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ब्लड वेसल की यूनिका इंटीमा इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एंडोथेलियम। अब वो दो चीजें यहाँ पे पूछ सकता है। पहली बात तो ये है कि ब्लड वेसल्स कितनी लेयर की बनी होती है, तो जो सबसे इनर लेयर है वो ट्यूनिका इंटीमा है। इंटीमा, इन मतलब सबसे अंदर वाली लेयर, ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एंडोथेलियम की बनी हुई है। उसके बाद है ट्यूनिका मीडिया। ये लेयर है वो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। अभी हमने पढ़ा, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल डायस्टोल, जब ब्लड पंप आउट होता है, पंप इन होता है, राइट। तो उसके लिए इलास्टिक की जरूरत है। आपका आपका जो ब्लड वेसल है वो रिजिड नहीं हो सकता। ठीक है, वो रबड़ की तरह या उसकी तरह जो स्प्रिंग होता है उसकी तरह थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। तो ट्यूनिका मीडिया जो है, जिसकी लेयर स्मूथ मसल सेल की बनी हुई है, याद रखिएगा दोस्तों, और इलास्टिक फाइबर की बनी हुई है, वो होती है ट्यूनिका मीडिया सेल्स, जो मिडल वाली लेयर है, जो मैंने एक लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर से दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद आती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो व्हाइट कलर से मेंशन्ड है।
एक्सटर्नल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। एक्सटर्नल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं भी अभी नया नया ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही ग्रो करें, आप एज अ व्यूअर्स, आप एज अ स्टूडेंट्स, और मैं एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर ग्रो करूँ, ठीक है। तो तीन हम लेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्यूनिका इंटीमा की बात कर रहे हैं जो कि इनर लाइनिंग है स्क्वामस एंडोथेलियम की। ट्यूनिका मीडिया की बात कर रहे हैं जो जो आपके लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेयर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। तो ये एक मोटा मोटी बात हो गई, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई कि तीन लेयर्स की बनी होती है भाई, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब यहाँ पे सवाल घुमा के भी पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है। घुमा के पूछेगा या थोड़ा सा जिसे कहते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाएगा, तो वो ये स्क्वामस एंडोथेलियम, स्मूथ मसल और एक्सटर्नल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स वाले टर्म्स भी डालेगा। इसलिए हमें वो भी पढ़ के जाना है। आगे स्नैपशॉट्स भी आएंगे जैसे हमेशा आते थे, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। सिंगल सर्कुलेशन हमने फिश में देखा, और मैमल्स में और बर्ड्स में हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मिक्स सर्कुलेशन की बात करते हैं। जब मैं आपको कोर जूलॉजी पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम में, और जब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन और मिक्स सर्कुलेशन बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास भी वक्त नहीं है और मेरे पास भी वक्त नहीं है। स्टार्ट करते हैं। डबल सर्कुलेशन। डबल मतलब दो, दो तरह के सर्कुलेशन हैं। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से ये है कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है वो टूवर्ड्स लंग्स की तरफ जाता है, फेफड़ों की तरफ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है वो टूवर्ड्स एओर्टा जाता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, और छोटे छोटे नुआंसेस को, छोटी छोटी जो बातों को, बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेगा और साथ में साथ आपके उसको भी क्लियर करेगा। आपका जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बढ़ाएगा। हमने ये जाना कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो किया और उसके बाद वो लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद एक्सचेंज हुआ ब्लड का, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लंग्स जो है वो साइट होता है एक्सचेंज ऑफ ब्लड के, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के। एक्सचेंज होने के बाद ये ब्लड गया लेफ्ट एओर्टा में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ एओर्टा में गया, और उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स में गया, बॉडी टिश्यूज में गया, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला जितना भी पार्ट है, जिसको मैं यहां से लंग्स तक, ये जितना भी पार्ट है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। आगे आगे फिगर आएगा, मैं उसमें भी समझाऊंगा। और ये जितना भी पार्ट है टुवर्ड्स एओर्टा, और एओर्टा से बॉडी टिश्यूज की तरफ, ये जितना भी है वो सिस्टमेटिक है, ठीक है। आपने ये बेसिक बात समझ ली। टुवर्ड्स जब लंग्स की हम बात करते हैं, लंग्स की जहां पे भी बात हो वहां पल्मोनरी वर्ड आता है। ये बात मेडिकल टर्म्स में, लाइफ साइंस के टर्म्स में हमेशा याद रखिएगा। और सिस्टमेटिक की बात है जहां पे, वहां पे टुवर्ड्स एओर्टा या टुवर्ड्स बॉडी, अब बॉडी की तरफ बात हो रही है, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात हो रही है। हाँ, ये तो मैं आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए, जो ब्लू कलर से है वो पल्मोनरी की तरफ है, इसीलिए उस पर लिखा भी हुआ है पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। और जो आपको रेड कलर से दिख रहा है वो सिस्टमेटिक सर्किट है, ठीक है। तो ब्लू कलर का जितना भी ब्लड दिखाया जा रहा है वो ब्लू नहीं होता बेसिकली, ये मैंने पहले भी बताया था, पर किताबों में डिफरेंशिएट करने के लिए, को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बताया जाता है कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ब्लू कलर का है, पर होता नहीं है, वो होता डार्क रेड का ही है, वो दिखता ब्लू जैसा है, ठीक है। लेकिन ब्लू और रेड का एक वर्जन होता है, वो आपको समझ में आएगा जब आप कभी जो है ऐसा ब्लड देखेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड रेड कलर का है। तो ये है कि आपका, फिर से मैं बताता हूँ कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल की तरफ, उसके बाद वो चला गया लंग्स में, लंग्स में होने गया वो साफ, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से
ऑक्सीजन ब्लड आया, उसके बाद वो लंग्स कैपिलरीज में गया, लंग कैपिलरीज के बाद वो आया राइट ऑरिकल से, राइट वेंट्रिकल आया, उसके बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में आपकी एनसीईआरटी किताब में केवल 2 लाइनें लिखी हुई हैं, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम यही है कि वो सब्जेक्ट से या टर्म से इंट्रोड्यूस तो करवा देती है, पर कभी उसको एक्सप्लेन करने का जहमत नहीं उठाती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि फिर आपने इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो एक छोटा सा फिगर ही दे देते हैं, या एक छोटा सा वही दे देते हैं, एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। एनसीईआरटी में फ्लो की कमी है, इंफॉर्मेशन कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह ऐसी जहां उनकी इंफॉर्मेशन बड़ी कन्वेंशनल है, और दूसरी बात फ्लो की भी कमी है एनसीईआरटी की किताब में। बाकी एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है। चलिए, तो समझते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच का पोर्टल सिस्टम है। अब हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो इंटेस्टाइन टू लिवर जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन टू लिवर जाने के बाद वो लिवर से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है। ठीक है, अब आता है कोरोनरी सिस्टम पे। कोरोनरी वर्ड जहां पे भी आता है वहां आती है हार्ट की बात, यानी स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। कोरोनरी का जहां भी शब्द आ रहा है वो आ रही है हार्ट की बात। ठीक है, तो कार्डियक मस्कुलेचर से जो भी ब्लड जाता है या आता है वो कोरोनरी सिस्टम का पार्ट होता है। अब इस पे भी इन्होंने 2 लाइनें कह दी, और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पे भी कह दी, पर एक्चुअल में वो कितने डिटेल में है उसका एक छोटा सा टीजर ये है। जब आप इंटरनेट पे जब आप एमबीबीएस करेंगे, जब आप लाइफ साइंस का कोई कोर्स करेंगे, जब आप बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आप साइंस डायरेक्ट नाम की एक साइट का इस्तेमाल बहुत करेंगे। उसमें आपको मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के काफी अच्छे इलस्ट्रेटिव डायग्राम्स मिल जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ नोट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो वहीं से मैंने एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का डायग्राम उठाया है। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत है ही नहीं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ नीट की तैयारी करनी है। लेकिन एक इंट्रोडक्शन एक दिमाग में बनाने के लिए कि भाई ऐसा होता है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इस तरह का होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं आराम से समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोरोनरी सर्कुलेशन है, वो अगेन मैंने विकिपीडिया से ये इसका फिगर उठाया है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये ब्लड देखिए, आर्टरीज देखिए, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स देखिए, ये छोटे छोटे टर्मिनेट होने वाले। जी हाँ, यही है आपका कोरोनरी सिस्टम, यानी हार्ट से जो ब्लड आ रहा है और हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो कोरोनरी सिस्टम का पार्ट है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और डिटेल में भी पढ़ाया जा सकता है, पर अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास और मेरे पास दोनों के पास समय कम है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको मेरा अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष, देखिए आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। आई नीड योर ब्लेसिंग्स, राइट? आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड आई नीड योर विशेस, ताकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराता रहूं, ताकि आपको जो है वो हेल्प मिले अपनी नीट की प्रिपरेशन में। और नीट कराने के बाद भी मेरे और भी आगे प्लान्स हैं, मैं और भी लोगों को जोड़ना चाहता हूं, और भी टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी। सीधी सीधी मार्केटिंग की बात है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक का, तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी नीट पढ़ना चाहता है, कोई अगर बायोलॉजी में ऐसे ही इंटरेस्टेड है, उसको स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बायोलॉजी ठीक से पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अब इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। ही और शी इज मोस्ट वेलकम। ठीक है, और अगर आपको ये इसमें कुछ कमियां लगे, भाई ऐसा है मैं इंसान परफेक्ट नहीं हूँ,
मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं भी कुछ हो सकता है गलती से कुछ गलत पढ़ा दूं, या मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ सही चीजों का भी गलत हो सकता है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैंने सही पढ़ाया है, सब कुछ अच्छा पढ़ाया है, और आपको कैसा लग रहा है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी की बात करते हैं। इससे मुझे एक बात याद आती है कि मेरे प्रोफेसर कहते थे जब मैं पढ़ता था कि दिल का भी एक अपना दिमाग होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी फिलोसफिकल बात भी है, और ये एक रियल बात भी है। ठीक है, तो जो कार्डियक एक्टिविटी है वो आपकी इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड है। इंट्रिंसिक का जहां मतलब आ गया वो हो गया खुद ब खुद रेगुलेटेड, यानी कि अपने अंदर ही वो रेगुलेशन डालता है। वो रेगुलेशन कैसे डालता है? अगर आपको पिछला वाला लेक्चर याद होगा तो मैंने बताया था एक्शन पोटेंशियल एसए नोड से जनरेट होता है, राइट? उसके बाद एवीएन नोड में जाता है, राइट? फिर जाता है बंडल ऑफिस में, राइट? फिर जाता है पुरकिंजे फाइबर्स में, राइट? तो ये जो रेगुलेशन है, यही यही पैटर्न होता है कि दूसरा पैटर्न होता है? देख के बताइएगा, ठीक है? मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? बताइएगा उसमें। तो रेगुलेटेड होता है नोडल टिश्यू से, हमें पता है दो नोडल टिश्यूज होते हैं। एक ऐसे नोड होता है जो राइट एट्रियम के उसमें कॉर्नर में पाया जाता है, टॉप राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में पाया जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल के राइट बॉटम कॉर्नर में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में पाया जाता है, वो एवियन नोड होता है। तो ऑटो रेगुलेटेड होता है, हार्ट मायोजेनिक है। मायो का अगेन जहां मतलब आ गया वहां हार्ट से रिलेटेड आ गया। कोरोनरी हो गया, मायो हो गया, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हार्ट का जो सिस्टम है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का जो तरीका है, जो रेगुलेशन का तरीका है, वो इंट्रिंसिक है, वो खुद से रेगुलेट होता है, और वो मायोजेनिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग का कोई काम नहीं है हार्ट को रेगुलेट करने में। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक रीजन होता है, न्यूरल सेंटर, ठीक है, जो कि हार्ट के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है थ्रू एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसके दो पार्ट्स है अगेन, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। आप जो इमोशंस फील करते हैं, राइट? आप जब कोई ऐसी मूवी देखते हैं, कोई इमोशनल सीन देखते हैं, या खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का और रेगुलेशन का असर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम से पहले जैसे हमें डर लगता है, राइट? अभी आप लोगों का नीट का पेपर है, आप लोग थोड़े से पैनिक कर रहे होंगे। जब मेरा पेपर होता है मैं भी पैनिक करता हूँ। जब मेरा कोई एग्जाम होता है, या मेरा कोई पेपर होता है, या मेरा कोई प्रेजेंटेशन होता है, मैं भी पैनिक करता हूँ। आप लोग भी पैनिक कर रहे हैं, ठीक है? पैनिक करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पैनिक को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। वो बेसिकली आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम कर रहा हो। ठीक है, आपने पहला सवाल देखा, ओ यार ये वाला सवाल तो नहीं आता, इसके बाद वाला भी नहीं आता, इसके बाद वाला भी नहीं आता। ठीक है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इसमें क्या होगा सिंपैथेटिक में? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं वही शांत रहो। ठीक है, टेक सम डीप ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांसें लो, शांत रहो। क्योंकि आपकी हार्ट बीट बड़ी तेज चलने लगती है। स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है कि वो आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, और उसी तरह से वो आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि अब आपके बॉडी के टिश्यूज को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। आप भाग रहे हैं, आप किसी चीज से डर गए हैं, आपने कोई हॉरर मूवी देखी 1920 टाइप की, या उससे भी ज्यादा एनेबल टाइप की, या किसी हॉरर मूवी का नाम आप सोचिए, आप डर गए, बहुत ज्यादा डर गए, तो आपके हार्ट बहुत तेज तेज धड़कने लगा। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर ये सिचुएशन काफी टाइम तक रही तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, वो फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसी के लिए, उसी का काउंटर एक्ट करने के लिए एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है, जो कि हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, एक्शन पोटेंशियल को काम करता है, कार्डियक आउटपुट को भी। जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं, जब हम थोड़ा शांत रह कर सोचते हैं चीजों के बारे में,
तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, राइट। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेफिनेटली इसमें बहुत लेयर्स ऑफ रेगुलेशन है जो अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो फिर अगेन बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके एड्रिनल एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स हैं वो भी इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। एड्रीनल से क्या याद आता है? एड्रीनल जो किडनी के पास हो, ठीक है। तो वहां से भी आपका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, रेगुलेशन होता है। अब आप इस बात को समझिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनफैक्ट पूरी की पूरी बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो सिर्फ बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, पूरी की पूरी बायोलॉजी इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड है, उतनी वेल रेगुलेटेड है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके कंपैरिजन में उसको घटाने के लिए भी कोई चीज है, ताकि एक होम्योस्टेसिस की कंडीशन बनी रहे, एक रेगुलेशन की कंडीशन हमेशा बनी रहे। बहुत कमाल का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, लोग केवल इसको एक रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं, बट बहुत बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है उससे ये डिलीवर करने की कोशिश करूं कि बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। तब हम बात कर रहे हैं डिसीजेज और डिसऑर्डर्स के बारे में। आपकी एनसीईआरटी किताब में 4 डिसीजेज या डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, और वो डिसऑर्डर्स ज्यादा हैं, डिसीजेस कम है, बट फिर भी हम इसे देखते हैं ध्यान से। हाई ब्लड प्रेशर एक हाइपरटेंशन की बात कह रखी है, बात बता रखी है, कह रखा है कि नॉर्मल जो है ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। एक ऐसा फैक्ट है जो आपको पता ही होगा। और रिपीटेड मेजरमेंट्स अगर आपके आते हैं 140/90 mm ऑफ Hg के, तो वो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को और हाइपरटेंशन से रिलेटेड डिसीजेस को जो है प्रमोट करता है। वो कैसे होती हैं डिसीजेस? वो हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं, ब्रेन हो सकती हैं, किडनी डिसीजेस हो सकती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करिए, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मत खाइए, रेगुलर बेसिस पे मत खाइए, और फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए, आपकी स्लीप वेक साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से बच के रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हाइपरटेंशन का कारण बनते हैं, और वो जब कारण बनेंगे आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी खराब होगी और वो आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। बॉडी भी एक समय तक ये रेगुलेशन कर सकती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद बॉडी के लिए भी मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट डिसीज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं इसे। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है टू द हार्ट मसल्स, कार्डियक मस्कुलेचर का। अभी मैंने आपको पीछे बताया कोरोनरी का मतलब हार्ट से होता है ना। तो जब कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू या ब्लड जो कार्डियक मस्कुलेचर में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जब उनमें जो है कैल्शियम की वजह से, फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और आपके फाइब्रस टिश्यूज की वजह से जब अ, वो जमना स्टार्ट हो जाता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। देखिए वेसल्स का एक पर्टिकुलर डायमीटर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। जाहिर सी बात है कि जब उसमें फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो वो जो ब्लड वेसल है जिस फ्लो से उसको बात पास करना था, ब्लड फ्लो को, उसमें वो उतने अच्छे फ्लो से पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा है। जब जमा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। जब फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगी। ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज गेट नैरोअर, नैरोअर मतलब कम हो जाती है, उनका जो डायमीटर हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगेन ये भी हाइपरटेंशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में एकदम से पेन, दर्द एकदम से होता है। क्या होता है इसमें? बेसिक इसका मैकेनिज्म क्या है कि ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऑक्सीजन का हार्ट मसल पे पहुंचना जरूरी है कि नहीं? बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये मिड टू एल्डरली एज के लोगों को होता है, जो 50-60 और 60+, 70+ लोग होते हैं, 70 साल के ऊपर लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
और ये ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, आपकी वेसल्स आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है और चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, एक्यूट चेस्ट पेन है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है हार्ट मसल तक, और ये इस तरह की बात है। उसके बाद आते हैं हार्ट फेल्यूर। फेल होने का क्या मतलब होता है? हालांकि हमारी सोसाइटी में फेल होने का बड़ा गलत मतलब निकाला जाता है, बट फिर भी फिलोसफिकल नहीं जाते हैं, एक्चुअल बात बताते हैं। फेल होने का क्या मतलब है? सपोज एक टेस्ट में 100 में से 40 नंबर पे कोई बच्चा पास हो रहा है। अगर उसके 100 में से 35 या 100 में से 38 नंबर भी आते हैं, 38 मार्क्स भी आते हैं आउट ऑफ 100, तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक जो थ्रेशोल्ड है, बेसिक जो नीड है 100 में से 40 नंबर पे पास होने की, उसको फुलफिल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। ठीक है, तो वो फेल हो गया। ठीक है, फिलोसफिकल नहीं जाते, अभी अभी बात समझते हैं। हार्ट फेल्योर का भी यही काम है, हार्ट फेल्योर में भी यही होता है कि नॉट एबल टू, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट की, बॉडी की नीड्स फुलफिल रहे। जब ये फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है तभी हार्ट फेल्योर हो। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। अब बॉडी की नीड है, सपोज कि उसे इतना ऑक्सीजन चाहिए। सपोज बॉडी की नीड है कि उसे 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। अगेन ये केवल कंसेप्ट समझाने के लिए है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। सपोज बॉडी की नीड है कि उसे 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और हार्ट आपका पंप कर पा रहा है 1.5 लीटर या 1 लीटर, वहां हार्ट फेल्योर की कंडीशन हो। जब बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड को नहीं पूरा कर पा रहा है तो वहां पे हार्ट फेल्योर की कंडीशन हो। इसको आप कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स इसका वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के थ्रू ही होता है। हर चैप्टर रिलेटेड है। अभी जब मैं आपको एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको लोकोमोशन वाला पढ़ाऊंगा, जब न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जब ये सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा हर चैप्टर रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का ये मतलब है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को ऑक्सीजन देना, पर वो करता कैसे है? वो करता है बीट करके खुद को। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब ये बंद हो जाए कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट करने का मतलब क्या है? मूवमेंट आपने रोक दिया। आप मूवीज में भी देखते होंगे, टीवी सीरीज में भी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट मतलब क्या है? अब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, अब आप भाग नहीं सकते। ठीक है, अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने जो एक्टिविटीज हैं, जो ब्रीथिंग है, उसको स्टॉप कर दिया। वो हो गया कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या है? अटैक क्या है? अटैक ये है कि जब एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हार्ट तक पहुंच ना पाए, हार्ट मसल तक पहुंच ना पाए। देखिए, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो हार्ट फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, जब हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट में हम यही कहते हैं ना, अब आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, अब आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक, या हाउस अरेस्ट, आप घर के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो हाउस अरेस्ट कर दिया, तो आपका जो मूवमेंट था वो बंद कर दिया। तो हार्ट का काम क्या है? बीट करना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब मूवमेंट आपका स्टॉप कर दिया। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही हार्ट तक, क्योंकि हार्ट तक भी ब्लड सप्लाई पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो वो पंप करेगा। जब उसको ब्लड मिलेगा ही नहीं तो पंप क्या करेगा? ठीक है, तो ये हार्ट अटैक की बात हो गई। अब आते हैं हम अपने स्नैपशॉट्स पे, जैसे कि हमेशा डालता हूं मैं। ये डबल सर्कुलेशन के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैंने यहीं से उठाई हैं। ठीक है, कुछ अगर मिस हो गया हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये वाला पार्ट मिस हो गया है, मैं उसको अगली बार जब ये इस पे वीडियो बनाऊंगा तब मैं डालूंगा। और ये इस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, और देखिए ये, तो ध्यान से, बॉडी पार्ट से फ्लूइड आया
बॉडी पार्ट से फ्लूइड है, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, लास्ट वाला डायग्राम याद है? हाँ, उससे आया राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ गया, ये देखिए लंग्स की तरफ गया, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया टूवर्ड्स लंग्स। अब आया लंग्स की तरफ से आया पल्मोनरी वेन के थ्रू आया और ये गया डिस्टल एओर्टा में, और डिस्टल एओर्टा से जाया, ये गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, और उसके बाद आपका बॉडी पार्ट्स में वापस आ गया सर्कुलेशन। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, जाएगा राइट सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाएगा राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में एक्सचेंज होने, लंग्स से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद बॉडी पार्ट। मैं इतनी बार समझा दूंगा ना आपको कि आपको सर्कुलेशन यहाँ दिमाग में छप जाएगा। क्या, एक चीज आप और देख रहे होंगे कि आर्टरीज का जो डायमीटर है, ल्यूमेन है, वो थोड़ा छोटा है, यानी आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होगा। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। केमिस्ट्री का एक लॉ है, अगर आपने आइडियल गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, होता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर, जिसमें पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन आती है। हाँ, उसी में ये है कि अगर आपकी कोई आर्टरी कंस्ट्रिक्टेड है, यानी छोटी है, यानी उसका डायमीटर छोटा है, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। वेन्स में क्योंकि ल्यूमेन बड़ा होता है, इसलिए प्रेशर कम। ठीक है, जनरल सी बात है, वो बात है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन मैंने अगेन बता दिया, पूरा स्नैपशॉट है आपके पास रेडी। उसके बाद डिसऑर्डर्स बता दिए मैंने, ठीक है, और ये कैट बता दिया, हार्ट फेलियर बता दिया, एंजाइना बता दिया, और क्लास ओवर हो गई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर द काइंड ऑफ लव दैट यू हैव गिवन मी। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर्स एक महीने के अंदर होना बहुत बड़ी बात है, अब बाकी किसी के लिए शायद ना हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बहुत रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, नीट एस्पिरेंट्स के साथ, और उस बायोलॉजी लवर के साथ जो बायोलॉजी सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। ठीक है, और इनफैक्ट बायोलॉजी मुझे लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए आपकी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, तभी आप खुद को हेल्दी रख पाएंगे। आजकल के टाइम में हेल्थ बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। हाँ, आप लोग बिल्कुल मेरा चैनल देखिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी ये चैनल है, और ये चैनल सबके लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ, और 10 मार्च से 20 अप्रैल मैंने डेट कही थी ना, हाँ, होगा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।